हाय एवरीवन। 1 मई से ऑल अक्रॉस इंडिया पूरे भारत भर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड जीएसटी नोटिसेस की बारिश आने वाली है। हमारा आज की वीडियो बनाने का इंटेंट ये नहीं है कि हम आपको जीएसटी नोटिसेस के नाम पे डराएं, लेकिन हमारा इंटेंट ये है कि हम आपको इस चीज के रिगार्डिंग अवेयर कराएं ताकि आप इन अ बेटर पोजीशन हो जो भी आपको जीएसटी नोटिस रिसीव होंगे उनसे डील करने के लिए। तो ऐसा क्यों होगा कि 1 मई के बाद से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड इतने सारे जीएसटी नोटिसेस इशू किए जाएंगे। इस चीज को आपको समझने के लिए आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सेक्शन 73 ओरिजिनली बोलता है कि जो ऑर्डर पास होना है इस सेक्शन के अंडर वो आपको विद इन 3 इयर्स पास करना है ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से। लेकिन गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नोटिफिकेशंस और 168A की पावर को यूज करके इस डेट्स को कई बार बढ़ाया है। रिसेंटली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया इस रिगार्डिंग वो ये नोटिफिकेशन है 56/2023 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके थ्रू गवर्नमेंट ने इस डेट को 31 अगस्त 2024 कर दिया। शोकॉज नोटिस इशू करने की डेट है वो आपकी ऑर्डर की ड्यू डेट से 3 महीने पहले की होगी। मतलब आप समझिए कि अगर आपको ऑर्डर पास करने की डेट अगर ये नोटिफिकेशन 31 अगस्त कर देता है तो आपको शोकॉज नोटिस इशू करने की ड्यू डेट उससे 3 महीने पहले मतलब 31 मई तक आपको शोकॉज नोटिस इशू किए जाने हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको बहुत लार्ज नंबर के अंदर नोटिसेस मई के अंदर इशू किए जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत प्रिविलेंट प्रैक्टिस है कि जो काम है चाहे वो टैक्स पेयर की तरफ से हो या कोई डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज की तरफ से हो वो ड्यू डेट के बहुत पास किया जाता है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से रिलेटेड ऑर्डर पास करने की डेट सेक्शन 73 के अंडर इस नोटिफिकेशन ने बढ़ा के 30 अप्रैल कर दी थी। तो जैसे ही अब 30 अप्रैल को डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज 18-19 के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स खत्म करेंगे वो इमीडिएटली 19-20 से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देंगे बाय इशूइंग शो कॉज नोटिस। कई लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड तो ऑर्डर पास करने की डेट शायद 30 जून नहीं थी क्या, ये डेट 31 अगस्त कैसे हो गई। तो प्रीवियसली ये डेट बाय नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा के 30 जून 2024 की गई थी, लेकिन इस डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 56। यहां पे एक और चीज को बहुत जरूरी हो जाता है डिस्कस करना कि क्या सेक्शन 168A की पावर यूज करके गवर्नमेंट इस तरह से नोटिफिकेशन इशू करके क्या ये डेट्स को फर्दर एक्सटेंड करती जा सकती है क्या, जैसे कि इस डेट को 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ये नोटिफिकेशंस अंडर वेरियस हाई कोर्ट्स चैलेंज है। आपको ये चीज भी इस केस के अंदर ध्यान रखनी होगी क्योंकि जब भी आप अपना रिप्लाई बनाएंगे ऐसे किसी नोटिसेस का जो आपको मई के अंदर रिसीव होंगे तो आप उसके अंदर डेफिनेटली एक पॉइंट ये जरूर इंक्लूड कीजिए। तो जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड बहुत सारे शोकॉज नोटिसेस रिसीव हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये प्रिपरेशन करनी इवन एडवांस के अंदर जरूरी क्यों है। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज या नोटिस लास्ट डेट पे आके इशू करती है तो वो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती नोटिसेस का रिप्लाई करने के लिए और आपको बहुत सारी लीगल रेमेडीज जो आपके पास अवेलेबल होती है वो भी वो आपको देने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आप डेफिनेटली अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो आप हायर फोरम के पास जा सकते हैं अपना केस लेके, लेकिन आपको अगर अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड करनी है तो अगर आप थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच इस केस के अंदर अपना लेंगे तो आप इस चीज से थोड़ा पहले ही तैयार होंगे। आपको शो कॉज नोटिस आने से पहले ही आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होंगे। तो जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि आपको प्रिपरेशन क्यों करनी है, अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जनरली पिछले 2 सालों के बेसिस पे आपको ये चीज समझनी होगी कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज किन पॉइंट्स के ऊपर जनरली नोटिसेस इशू कर रहा है। अगर आपको वो पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आप उन पॉइंट्स को बिफोर इवन डिपार्टमेंट के नोटिस देने से पहले आप चेक कर पाएंगे कि क्या आपके केस के अंदर वो सब चीजें सही है। ये लिस्ट मैं आपको सिर्फ एज अ एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस के अंदर नोटिसेस इशू किए गए हैं। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर मिसमैच के अंदर, मतलब इसे अगर मैं सिंपली बोलूं तो आपके जो GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर जो आपकी आउटपुट लायबिलिटीज थी उसके अंदर अगर कोई डिफरेंसेस थे उस बेसिस के ऊपर एक लार्ज नंबर ऑफ नोटिसेस इशू किए गए इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप इस चीज को पहले चेक कर चुके हो। इसके बाद जो एक बहुत कॉमन नोटिसेस लोगों को और रिसीव हुए वो रिसीव हुए 2A के रिगार्डिंग, मतलब जो इनपुट आपके 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो इनपुट आपने एक्चुअली क्लेम किया है, अगर उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस है तो भी आपको बहुत सारे नोटिसेस इशू हुए हैं। ये चीज जरूर आप डिबेट कर सकते हैं कि जो 2A के अंदर आए हम उन्हीं के बेसिस पे क्या इनपुट ले सकते हैं, वो एक अलग आर्गुमेंट है, एक अलग वीडियो का डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन जो नोटिसेस इशू हुए वो इस बेसिस पे बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर नोटिसेस इशू किए गए। इसके बाद जब आईटीसी की बात आई है तो आईटीसी से रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको नोटिसेस देखने को मिले।
जैसे कि अगर आपने 16(4) की कंप्लायंसेस नहीं की, आपने अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट्स नहीं की, आपने क्या एक्चुअली में जो आईटीसी अवेल करने की जो भी कंडीशंस है सेक्शन 16(2) की, क्या वो कंप्लीटली कंप्लाइड विद की है, उससे रिलेटेड भी आपको आईटीसी के अंदर बहुत सारे नोटिसेस देखने को मिले। तो आईटीसी से रिलेटेड नोटिसेस एक ऐसी चीज है जिसको आपको एक बहुत ध्यान से देखनी होगी। अपने इन नोटिसेस आने से पहले आपके अपने आईटीसी के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, और आईटीसी के केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ भी सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर होता है। तो आईटीसी को आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। इसके बाद जीएसटीआर 1 और ई-वे बिल्स से रिलेटेड डिफरेंसेस को भी देखे गए। ई-वे बिल पोर्टल के थ्रू जनरेट किए और कौन कौन सी उनमें से डिटेल आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की जीएसटीआर 1 के अंदर गई, तो उसके अंदर भी अगर कोई डिफरेंसेस आए तो इससे रिलेटेड भी आपको काफी सारे जीएसटी के अंदर नोटिसेस देखने पड़े। तो आपके केस के अंदर आप एक चीज ये भी वेरीफाई कीजिए ताकि आप कुछ ऐसा डिफरेंसेस है तो उसका आपके पास एक जवाब रेडी हो जो आप यूज कर पाए अपने नोटिस के रिस्पॉन्स के अंदर। पोस्ट जीएसटी ऑडिट के केसेस के अंदर भी बहुत सारे नोटिसेस देखने को मिले, जैसे कि अगर आपकी बुक्स के अंदर कोई भी डिस्काउंट आ रहा है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज का कंटेंशन रहता है कि आप जीएसटी पे कीजिए, या फिर अगर आपकी बुक्स के अंदर कोई ऐसा आइटम है जो आरसीएम के लिए लाइबल है तो ऐसे के अंदर भी काफी सारे जीएसटी नोटिसेस इशू किए गए। तो आपको आरसीएम के केस के अंदर एक चीज ये भी इंश्योर कर लेनी है कि अगर आपके 2A के अंदर कोई भी आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है ऑटो पॉपुलेट होके, तो आपने क्या उसके ऊपर अपनी आरसीएम के थ्रू अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है क्या। इसके अलावा बहुत सारे केसेस के अंदर अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है जीएसटी के अंदर, या फिर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई करते हैं और उसने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया है, उसके अंदर मिसमैचेस आ गए हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे जीएसटी नोटिसेस रिसीव हुए हैं। इसके अलावा एक लार्ज नंबर ऑफ नोटिसेस कि जब आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो आपको इस केस को भी एक बार प्रॉपर ध्यान में रखते हुए अपने ऐसे सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है अगर आपके केस के अंदर कोई है, और इससे रिलेटेड आपको प्रॉपर एक लिटिगेशन स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि इस तरह के मैटर्स को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे। आपको ये चीज भी इंश्योर कर लेनी है कि आपके केस के अंदर कोई भी रूल 42 या 43 का केस नहीं बन रहा हो जिसके अंदर आपको कोई आईटीसी का रिवर्सल करना था, कोई आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहे हो, कुछ पर्सनल नेचर की सप्लाईज भी कर रहे हो, तो ऐसे के अंदर अगर आपका कोई रिवर्सल बन रहा था आईटीसी का तो आपने क्या वो ड्यूली आईटीसी रिवर्सल कर दिया है, क्योंकि इस मैटर से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे नोटिसेस जीएसटी के अंदर देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज ब्लॉक ट्रेड की तरफ भी ध्यान रखना है कि आपने कहीं पे कोई भी ब्लॉक ट्रेड तो अवेल नहीं कर ली है। तो हमने कुछ बहुत ही बेसिक से पॉइंट जिससे रिलेटेड पुराने फाइनेंशियल ईयर के अंदर नोटिसेस काफी बड़ी क्वांटिटी के अंदर इशू किए गए हैं, हमने उन्हें देखा है और आपको इन पॉइंट्स को डेफिनेटली ध्यान रखना है आने वाले सालों के लिए, और आप 1920 के अंदर भी इन पॉइंट्स का ध्यान रख के अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिसेस रिसीव हो सकते हैं, तो आपको उनके लिए भी तैयार रहना है। तो आपको जब अगर आपके केस के अंदर इनमें से कोई भी पॉइंट के अंदर आप फॉल कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड लिटिगेशन स्ट्रेटेजी पे डेफिनेटली एक ध्यान देना होगा, क्योंकि 1920 तक आते आते जीएसटी एक्ट के अंदर काफी सारे चेंजेस आ गए थे। 2017, 18 और 18, 19 के अंदर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो आपने लिटिगेशन स्ट्रेटेजी यूज की वो हो सकता है कि 1920 के अंदर वो चीज यूज ना कर पाए। कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपके 2A से रिलेटेड कोई मिसमैच होते थे तो उस चीज को आप डिफेंड करने के लिए सर्कुलर नंबर 183 की हेल्प लेते थे और आप एक सर्टिफिकेट अपने सप्लायर से लाके फर्निश कर देते थे। लेकिन 1920 के केस के अंदर सर्कुलर 183 रेलिवेंट नहीं रहेगा। इसके केस के अंदर एक सर्कुलर 193 भी आया हुआ है, क्योंकि ये सर्कुलर इस वजह से आया क्योंकि बाद के अंदर गवर्नमेंट सर्टेन परसेंटेज ले आई थी कि आप प्रोविजनल बेसिस पे अप टू दैट परसेंटेज ही अपना आईटीसी इन एक्सेस ऑफ 2A क्लेम कर पाएंगे। कि मान लीजिए आप 20% एक्स्ट्रा ही क्लेम कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा ही कर सकते हैं, 5% एक्स्ट्रा ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी लिटिगेशन स्ट्रेटेजी 1920 के अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर बदल जाएगी। तो आपको इन केसेस का भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई केस के अंदर फॉल कर रहे हैं तो उसकी लिटिगेशन स्ट्रेटेजी 1920 के अंदर किस तरह से डिफरेंट होगी। तो आई होप आपको हमारी इस वीडियो से समझ आया होगा कि कैसे 1 मई के बाद से आपको लार्ज नंबर के अंदर 2019-20 से रिलेटेड जीएसटी के नोटिसेस आएंगे और आप किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं इन नोटिसेस से डील करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।